वेलकम गाइस। तो मैं हूँ वर्षा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्षा नो पे। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। स्टडी विद मी फॉर 30 मिनट्स एंड 1 आवर। कुछ भी कह सकते हैं जब तक हमारी वीडियो चलेगी, जब तक हम पढ़ेंगे तब तक वीडियो चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। मैं कैसे पढ़ती हूँ देखेंगे इस वीडियो में। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब रासायनिक बलगतिकी किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है अभिक्रिया की अभिक्रिया वेग, क्रियाविधि और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करके देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा, मैक्सिमम आधे 1 घंटे की वीडियो होगी। तो ये वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अति तीव्र वे अभिक्रिया जो कि 10⁸ सेकंड में पूरी हो जाती है। अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है जो कब पूरी हो जाती है? 10⁻⁻8 सेकंड में पूरी हो जाती है, अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखने एवं मापने योग्य परिवर्तन भी नहीं होते। यहाँ उदाहरण के लिए जो समस्त आयनिक अभिक्रिया होती है, फॉर एग्जाम्पल NaCl की हम AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ना हम देख सकते हैं ना इसको हम माप सकते हैं, क्योंकि यह बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है जो 10⁻⁻8 सेकंड में ही पूरी हो जाती है। फिर आती है मंद अभिक्रियाएं। पहले अतिमंद फिर मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो कि संपन्न होने में कई दिनों, कई महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जो समस्त आणविक अभिक्रिया होती है, जैसे कोयला और पेट्रोल का बनना, लोहे पर जंग लगना, H2O2 का संयोग से जल बनना, ये कैसी अभिक्रिया होती है? ये अति मंद अभिक्रिया होती है। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो कि कुछ सेकंडों में या कुछ मिनटों में, घंटों में तथा दिन के कुछ भागों में संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनने के लिए हमें दिन के कुछ 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। अभिक्रिया वेग प्रति इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद यहाँ जो हमने पहले पढ़ा था उसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रति इकाई समय में अभिकारक और उत्पादों की सक्रिय सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं। यानी प्रति इकाई समय में अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक की सक्रिय सांद्रता बटे क्या है? उत्पाद की सक्रिय सांद्रता। ऐसे भी कह सकते हैं अभिक्रिया वेग बराबर यहाँ पे
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। सूत्र इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार वो आगे आपको पता चलेगा पढ़ते के साथ। अभिक्रिया वेग आर की मतलब आर यानी कि अपना जो अभिकारक है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी में लगा समय, क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो जो अभिकारक है वो कम होता है, ठीक है, तो उसमें कमी होती है। लेकिन जो अभिकारक से उत्पाद बनता है उसमें क्या होगा, उत्पाद में वृद्धि होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग इसमें बोल सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और इसमें वृद्धि में लगा समय। अब इसमें दो ग्राफ बनते हैं, एक तो अभिकारक के लिए बनता है और एक बनता है अपने उत्पाद के लिए। अभिकारक के लिए इस प्रकार का ग्राफ बनता है। इस प्रकार का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का। ये ग्राफ घटता हुआ है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और ये ग्राफ है बढ़ता हुआ, इसका मतलब जो उत्पाद है उसकी सांद्रता बढ़ रही है। अब ये है पहली सांद्रता जो घट के C2, बाद की सांद्रता क्या होगी, इससे कम, जबकि ये पहले C1 थी, इसकी सांद्रता बढ़ गई C2। अगर हम इसके लिए देखेंगे, यानी कि इसके लिए अभिकारक के लिए अगर देखें इसका सूत्र, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। माइनस यहाँ पे अभिकारक की घटती सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब आप देख लो नीचे मैंने लाइन लिख रखी है जहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की घटती सांद्रता को दर्शाता है। बात सेम है, कहने का और बताने का तरीका अलग अलग। अब बात करते हैं उत्पाद के संदर्भ में, ठीक है, और इसमें आर क्या होगा, C2 माइनस C1 बटे T2 प्लस माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, मैंने बताया था कि जहाँ प्लस का चिन्ह हमें क्या बताता है, समय के साथ उत्पाद की बढ़ती सांद्रता को दर्शाता है। आर व पी दोनों ही कैसे हैं, दोनों के लिए अगर आरेख पूछा जाए तो इस प्रकार का आरेख बनाना है। अब अभिक्रिया वेग की इकाई देखते हैं। अभिक्रिया वेग की इकाई तो पहले आता है सांद्रता, फिर आता है समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता में लगा समय, ठीक है। तो सांद्रता को अपन किससे बताते हैं, मोल से। सांद्रता की इकाई होती है मोल, जबकि समय की होती है सेकंड। तो मोल सांद्रता की होती है मोल लीटर बटे सेकंड, ठीक है, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स फिर सेकंड। सांद्रता में कोई सांद्रता है उसकी कोई मात्रा भी तो होगी, जैसे कि मोल है मेरे पास, मान लो फॉर एग्जांपल दूध है, उसको दही बना तो कितना दूध है, उसका लीटर होगा कि मेरे पास 2 लीटर दूध था, उसका दही बन गया, वो 2 किलो बन गया, है ना। और ये यहाँ पर मात्रा को शो करता है लीटर, ठीक है। अब गैसीय अभिक्रिया हेतु अभिकारकों एवं उत्पादों के आंशिक दाब की गणना। अगर अभिक्रिया अपने पास गैसीय हो तो अभिकारकों एवं उत्पादों की आंशिक दाब की गणना करने के लिए अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, एटीएम सेकेंड इनवर्स होगी। अब एटीएम दाब के मापन के लिए यूज होता है, तो गैस नॉर्मल सी बात है, दाब लगाता है, दाब से प्रभावित होता है, इसलिए, ठीक है। और अभिक्रिया वेग के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है औसत वेग, जब 2 निश्चित समय अंतरालों के मध्य अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को औसत वेग कहते हैं। इसे RAV मतलब एवरेज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 2 निश्चित समय अंतराल मतलब कोई भी प्रोडक्ट किसी चीज़ में बदलता है, कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट किसी चीज़ में बदलता है, ज़्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही बदलता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उसमें कोई समय लगता है, कोई निश्चित समय लगता है, जैसे कि दूध से दही बनने में कोई
एक टाइम होगा कि इसको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तब जाके वो किसी उत्पाद में बदला ना, ठीक है। इसके मध्य जब हम अभिक्रिया वेग, इसके मध्य जो अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग होगा उसे हम औसत वेग कहते हैं, ठीक है। इसको अब कैसे मापते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए सूत्र है RAV बराबर R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। बस इसमें वही फर्क है कि यहाँ पे C2 था, यहाँ पे R2 आ गया, इतना याद रखना है। माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा ही अभिकारक उत्पाद में बदलता है। एक निश्चित समय अंतराल में हमें ज्ञात करना है कोई अभिकारक है, वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो उसके लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा, औसत वेग होगा। तो हमने को उसकी गणना करनी है, अभिकारक हेतु औसत वेग। अब अभिकारक हेतु औसत वेग इस प्रकार से, जैसे पहले वाला बना था अपने पास ग्राफ, वैसे ही ग्राफ है। और अगर उत्पाद के लिए देखेंगे तो उत्पाद के लिए भी सेम ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब बातें अपने पाठ्य निहित प्रश्न 3.1 में, अब क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी आपको कि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक के लिए की सांद्रता अपने को कितनी दे रखी है, दे रखी 0.03 से कितनी बदलती है, 0.02, और क्या है 25 मिनट में परिवर्तित होती है। तो अभिक्रिया वेग सेकंड में गणना करनी है, ठीक है, सेकंड में और मिनट में दोनों में करनी है। तो इसमें सिंपल सा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, औसत वेग की गणना करनी है तो RAV आएगा, ठीक है। RAV बराबर क्या था, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। डेल्टा R को तो आपको पता है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम इधर मान रख देंगे 0.03 माइनस 0.02 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा T का मान कितना दिया हुआ है 25। तो ये आ जाएगा 0.01 बटे 25। ये अपने ज्ञात कर रहे हैं मिनट में हम ज्ञात कर रहे हैं, और जब सेकंड में ज्ञात करना होगा तो इसके नीचे मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो इनटू आ जाएगा अपने पास 100, 2500, बाकी मल्टीप्लाई नहीं करती, एक बार इसको यहीं पर रहने देती हूँ। तो 2500 के 100 तो 0.004 बाय 100, माइनस का है ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, नहीं 4 × 10 की पावर -4। समझ नहीं आया, देखो अपने पास 100 था, लेकिन ये 25 का जाना चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई में यहाँ एक 100 ले लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये इन दोनों को तो यही रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आ गए, 100 में 25 का भाग लगाए तो 25 चौके 100, 4 यहाँ पे कितना था, इसमें 100 × 100 था, ठीक है। तो 100 × 100 यानी 10 की पावर कितनी होगी 4, ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 × 10 की पावर -4, ठीक है। और जब अगर बात करेंगे सेकंड के बारे में तो सेम 0.01 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 60, फिर यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ये आ गया 100, फिर यहाँ पे फिर से हम 100 ले लेंगे, बट हाँ 100 ले लेंगे, 25 चौके 100, 4, 60 है, 60 को भी मल्टीप्लाई कट कर देंगे इससे, ये आ जाएगा 4, कटेगा 2 दूनी 4, 30, फिर कटेगा ये 15। ये कटने के बाद फिर से हम ले लेंगे यहाँ पे एक और 100, ठीक है, एक और 100 लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 100 को डिवाइड बाय
15 कर दिया, 15 से डिवाइड कर दिया तो 15 30 15 3 45 15 चौक 60 15 75 15 छिके 90 10 आ गया 0.0 15 छिक 90 15 छिक 90 तो एक तरीके से आ जाएगा 6.67 और कितने हो गए अपने पास 300 हो गए 300 आए यानी कि इसमें कितने हैं 10 की पावर 6 10 की पावर 6 ऊपर जाके कितना होगा 10 की पावर -6 ठीक है। इस तरीके से आंसर निकलेगा। ये देखो जैसे यहाँ पे आंसर निकाल रखा है मैंने R1 का मान रख दिया R2 का मान रख दिया डिवाइड बाय 25। अगर यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया के वेग के लिए तो ये हुआ 4 × 10 की पावर -4 क्या है इसका मोल लीटर इनवर्स मिनट में निकाला था इसलिए मिनट इनवर्स ठीक है। अब सेकंड पेज पे हमने सेकंड का निकाल रखा है। ये देखो यही सेम कर दिया बस 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये 6.67 × 10 की पावर 6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तात्क्षणिक वेग के लिए अगर देखेंगे तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो किसी निश्चित बिंदु P पर अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे RINS से प्रदर्शित करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए निश्चित बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा ढाल तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करती है। यानी ये किसी निश्चित बिंदु P पर अभिक्रिया की वेग की अपने को गणना करनी है। इसके लिए यहाँ पे अपने ने स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ पे खींच दी तो ये इतना एक पर्टिकुलर स्पेस आ गया अपने पास तो इसकी फिर भी हम निकाल सकते हैं वेग ठीक है। खींच दी तो इस स्पर्श रेखा की ढाल को आप क्या कहेंगे तात्क्षणिक वेग को ये प्रदर्शित करेगा। ये ढाल मतलब RINS बराबर क्या होगा C2 - C1 अपॉन T2 - T1 और किसी बड़े मान के लिए डेल्टा T आता है ठीक है। तो डेल्टा T लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी 0 तो RINS बराबर -डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अभिकारक के लिए उत्पादों के लिए हमेशा ही प्लस लगता है, ये सेम ही होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में। ये रहा सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडिंग अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो मतलब किसी अभिक्रिया के में जो अभिकारक है उसकी घटने की दर उत्पाद के बढ़ने की दर के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल जितना अपना अभिकारक कम होगा उतना उत्पाद जो है वो बढ़ेगा। तो H2 जितनी घटेगी उसके बराबर I2 भी उतनी दर में घटेगी। तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, यहाँ पे 2 HI बनेंगे ठीक है। तो हाफ HI के बराबर, ये एग्जाम्पल है इसका। अब इससे एक क्वेश्चन भी है कि H2 की घटने की दर 1.2 × 10 की पावर -2 मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो I2 के घटने की दर व HI के बनने की दर क्या होगी। तो जैसे कि अपने को पता है कि H2 की घटने की दर बराबर I2 के घटने की दर होती है। तो I2 के घटने की दर बराबर कितनी दे रखी है 1.2 × 10 की पावर -2 मोल सेकेंड इनवर्स। तो हाफ DHI हाफ, क्योंकि ये देखो किसके बराबर होती है हाफ HI के बनने की दर के तो हाफ DHI बराबर -DH2 अपॉन DT। इसका मान तो 2 इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में आ गया
और फिर इसका जो मान अपने को दे रखा है I2 की दर बराबर होती है H2 की दर को। I2 का मान कितना दे रखा है अपने को पास 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोल सेकेंड इनवर्स। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आंसर आएगा HI की बनने की दर कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻2 एम सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करना है। तो इसमें सिर्फ प्रदर्शित ही करना है। तो जो इसकी अगर अभिकारक के लिए लिखो तो हमेशा ही आपको क्या लिखना है माइनस, और उत्पाद के लिए लिखो तो वो हमेशा लिखना है आपको प्लस में। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है 5 BR, तो इसको बटे में लिखना है 5 को, हमेशा ही नंबर को इसको 5 में लिखना है और इसको हम d/dt के पदों में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 5 है तो 1-1/5, और विकारक के लिए मैंने माइनस में बोला था तो -1/5 d/BR ब्रैकेट में रखेंगे BR/dt इक्वल टू माइनस अभिकारक के लिए -d/BrO3/dt इक्वल टू -dH+/dt। हमेशा प्रदर्शित करना है ऐसे, अगर ऐसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके बराबर अब उत्पाद के बारे में आ रहा है तो प्लस 1/3 dBr2/dt बराबर +1/3 dH2/dt। बस प्रदर्शित करना था और कुछ नहीं। अब प्लस माइनस, ये प्लस आएगा उत्पाद के लिए, माइनस आएगा अभिकारक के लिए। 1/a यानी संख्या, जैसे कि ये संख्या है, जैसे ये 5 है, ये 6H है और ये 3BR है। ठीक है, तो ये dx ये है घटने या बढ़ने की दर, और जो ये पूरा है ये अभिक्रिया वेग या औसत वेग को लिखते हैं अभिक्रिया का दर। अब बात करते हैं 2a बराबर उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घट के 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया वेग की गणना करनी है। तो इसके लिए हमने वही सूत्र लगाया औसत वेग के लिए, क्या था हाफ कैसे ए अभिक्रिया अपने पास क्या है 2, तो 1/2 जैसे मैंने कहा था बटे में लिखनी है 1-1/2 ए था अपने पास ब्रैकेट में ए बड़े ब्रैकेट में ए लिखा है /dt, फिर माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाय पहली और दूसरी सांद्रता को माइनस करके अपॉन में 10 यानी समय अंतराल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बता देती हूँ 0.1 आ जाएगा। 0.1 0.10 तो इंटू 10⁻10 और 10 आ गया तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, तभी नीचे 10 आ गया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया और 2 को कैंसिल कर दिया, 10 से ऐसे किया। हाफ है मल्टी 0.1/10 था। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, 5 आ गया, तो 0.5/10 इंटू 10। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से 100, तो ये आ गया आंसर 0.005। अब बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं? अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति, अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति। अभिकारकों के बंध जितनी आसानी से टूटेंगे, मतलब जितने आसानी से अपने अभिकारक के बंध हैं वो टूट जाएंगे, उतनी आसानी से क्या होगा उत्पादों के बंध बनेंगे, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब परिभाषा देखते क्या होगा। अभिकारकों के बंध जितनी आसानी से टूटेंगे, उत्पादों के बंध उतनी आसानी से बनेंगे, अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिया CO, ठीक है, प्लस हाफ O2, तो क्या बना दिया इसने CO2। NO प्लस हाफ O2 क्या बना दिया NO2।
अब बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता। प्रभावित करने वाले कारक पहले क्या था हमारे पास? पहले था अपने पास अभिकारकों की और उत्पाद, पहले था अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, दूसरा अभिकारकों की सांद्रता। ये याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करते हैं। तो ये है पहला अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति, फिर दूसरा अभिकारकों की सांद्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप और विकिरण के प्रभाव, उत्प्रेरक, ये क्या करते हैं? ये सभी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब अभिकारकों की सांद्रता के लिए द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम से अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे भी बन सकता है कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग डैश हो जाता है, तो इसमें आंसर लिख सकते हैं बढ़ जाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है और सक्रिय केंद्र मुक्त संयोजकता के कारण भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास कोई चौक है, उसको हम पानी में घोल लेंगे, पूरा चौक हमने डाल दी, पानी में घोलने की कोशिश की, तो उससे कितना टाइम लगेगा। अगर हम उस चौक का चूरा बना के उसको घोले तो वही फटाफट से घुल जाएगा। इसी प्रकार का सिस्टम होता है कि जब हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप का प्रभाव, टक्कर सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी आसान सी अभिक्रिया है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें अपने पास कोई पानी है, उसको अपने ने गैस पे तेज आंच पे गर्म किया और एक कम आंच पे गर्म किया, तो जो तेज आंच वाला होगा वो फटाफट से पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन कम आंच वाला होगा तो उसमें पानी गर्म होने में टाइम लगेगा। वैसे ही कुछ है कि अगर हम जितना गैस तेज कर देंगे उतनी जल्दी से गैस अपना जो पानी है वो गर्म होने लग जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने बस एग्जांपल दिया है कि भाई सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। विकिरणों का प्रभाव, ठीक है, प्रकाश में उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन होते हैं जिसके कारण अभिकारकों के बंध आसानी से टूटते हैं और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। और अगर मैं इसका घरेलू एग्जांपल दूं तो आपको कि अपने जो कपड़े हैं, गीले कपड़े, वो हम धूप में सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे या कमरे में सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे? तो ऑफ कोर्स धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। तो ऐसे ही क्या है, विकिरण का प्रभाव, प्रकाश में उच्च ऊर्जा के फोटोन होने के कारण अभिक्रिया के जो बंध है वो आसानी से टूट जाएंगे और अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। 2HCl की अभिक्रिया अंधेरे में कराई तो H2+Cl2, लेकिन ये मंद अभिक्रिया हुई। लेकिन जब 2HCl की अभिक्रिया प्रकाश में करवाई तो H2 और जो Cl2 है वो तीव्रता से टूट गया। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान में कमी करके ऊर्जा के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? पहले ये जो संकीर्ण ऊर्जा होती है उसका मान में कमी कर देते हैं और जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका ग्राफ है आगे, कैसे कम कर देते हैं कैसे बढ़ा देते हैं, इसका सूत्र भी है। ये रहा, अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है संकीर्ण ऊर्जा के, या फिर अभिक्रिया वेग समानुपाती 1/संकीर्ण ऊर्जा। इसे इस ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे इसमें कौन सी मान की सक्रिय ऊर्जा में कमी कर दी, तो ये अपनी सक्रिय ऊर्जा है। ठीक है, पहले सक्रिय ऊर्जा थी ये इतनी, लेकिन जैसे ही हमने अभिकारक डाला तो ये ऊर्जा कितनी होगी? कम होगी। लेकिन इसने क्या कर दिया, अभिक्रिया वेग को जल्दी से अभिक्रिया संपन्न कर दी। वहीं इसको ज़्यादा समय लग रहा था, ये इधर से घूम के आएगा तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये शॉर्टकट कर लेगा तो फिर इसको कम टाइम लगेगा।
वैसे ही सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो इसका सूत्र है AT बराबर EA प्लस EV। तो दहली आवर्ती बराबर होती है सक्रियण ऊर्जा प्लस औसत ऊर्जा के, ठीक है। अगर हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति देखें तो सक्रियण ऊर्जा का मान इतना था, लेकिन जब उसमें उपस्थिति करवाई तो उसमें कमी आ गई, वो इतना ही रह गया, इतना ही रह गया। तो अब अपने आते हैं आप प्रारंभिक एवं जो प्रारंभिक और आरंभिक वेग के बारे में। T बराबर 0 पर अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग क्या कहलाता है? आरंभिक वेग कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए T बराबर 0 पर एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं जिसका ढाल आरंभिक वेग को दर्शाता है। T बराबर 0, तो ये अपना T2 है, ठीक है, T2 प्रदर्शित कर रहा है। T बराबर 0, ये इस पे अपन एक ग्राफ खींच देंगे तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये ढाल, आरंभिक वेग का ढाल प्रदर्शित करता है। ये सांद्रता है, ये समय है, इसके लिए सूत्र है सेम वही, कोई अंतर नहीं। तो ये याद हो जाएगा, ये घटती सांद्रता के लिए होता है, ठीक है। अभिक्रिया वेग एवं वेग व्यंजक। द्रव समानुपाती, क्रिया नियम, गुलवर्क्स व बागे नियम, वेग नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये सब लिख के आना पड़ता है, यहाँ तक इसको लिखना पड़ता है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखोगे तभी नंबर मिलता है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का है तो परिभाषा देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और अगर देखें तो माना कोई अभिक्रिया निम्न है, से A है, A का द्रव्यमान है, ठीक है। B का ये कैपिटल B का द्रव्यमान कौन है? स्मॉल b। इससे प्रोडक्ट बनता है। तो अपने ने पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होती है A की सक्रिय सांद्रता यानी अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के। तो अभिक्रिया वेग बराबर K क्या है? इधर वेग स्थिरांक है। तो यहाँ अगर हम लिखें कि A की सक्रिय सांद्रता A बराबर B की सक्रिय सांद्रता B बराबर 1 है, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि A की सक्रिय सांद्रता A बराबर B की सक्रिय सांद्रता B बराबर K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो K क्या है यहाँ पे? विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक। इसकी परिभाषा काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपको ये याद से पूरा लिख के आना है। और जैसे कि मैंने बोला, ये पूरा पूछा जाता है, तो इसकी परिभाषा ज़्यादातर पूछी जाती है, पेपर में आता है ये 1 नंबर का। लेकिन 1 नंबर थोड़े नहीं होते, पास फेल भी कराते थे। तो देख लो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक वह वेग स्थिरांक है, यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक वह वेग स्थिरांक है जहाँ समस्त क्रियाओं की सांद्रता इकाई हो, जहाँ समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो। क्रियाकारक किसे बोला? A की सक्रिय सांद्रता बराबर B की सक्रिय सांद्रता, इसे बोला क्रियाकारक। क्रियाकारकों, एक से अधिक क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई के बराबर होता है। और ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसमें आप ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है सांद्रता को, ठीक है। ये बात मैं बताना चाहती थी पहले, पर मेरे दिमाग से निकल गया। ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ये A की सक्रिय सांद्रता प्लस B की सक्रिय सांद्रता, यही दे रखा है कि A प्लस B बराबर प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया वेग क्या लिखा आपने ने? K, A की सक्रिय सांद्रता की घात A, B की सक्रिय सांद्रता की घात B, K बराबर अभिक्रिया वेग बटे A की सांद्रता बटे B की सांद्रता। तो
के बराबर सांद्रता बटे समय, फिर सांद्रता ए की प्लस सांद्रता बी की करेंगे तो हम ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं एन। तो सांद्रता इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं कि भाई कुछ नहीं होता तो एक होता है। समय तो समय भाई सांद्रता बटे समय अपने पास उत्तर था ना, तो सांद्रता की घात एक, ये सांद्रता ऊपर चली जाएगी तो एक माइनस की हो जाएगी तो एक माइनस एन, सांद्रता एक माइनस एन बटे समय। सांद्रता को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल लीटर से, तो क्या लिखेंगे मोल लीटर ए वन माइनस एन एस इनवर्स, जहाँ एन बराबर अभिक्रिया की कोटि। ये क्वेश्चन आता है संबंध वेग स्थिरांक व सांद्रता में संबंध वाला, ठीक है। अगर एन का मान अपने पास 0 हो तो वेग स्थिरांक का मान होता है k0 बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर एन का मान 2 हो तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, k1 बराबर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। n2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए इसका मान हो जाएगा अपने पास मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। n3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया k3 का मान हो जाएगा अपने पास मोल -2 लीटर स्क्वायर साइन इनवर्स। गैसीय निकाय हेतु वेग स्थिरांक का मान अब मैंने बताया था एटीएम वही से आ जाएगा 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सेम मान निकलेंगे बस वहाँ पे एटीएम आ जाएगा, इतना याद रखना है। प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया या फिर हो प्रथम द्वितीय जैसी कोटि अभिक्रिया हो, ठीक है। अब आता है अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, मैं कब से कोटि कर रही हूँ, होता क्या है इसकी परिभाषा से आपको पता चल जाएगा। तो दो प्रकार की होती है, एक सरल अभिक्रिया एक जटिल अभिक्रिया होती है, ठीक है, दो प्रकार की अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिकारक की कोटि कहलाते हैं। मतलब जो जटिल अभिक्रिया होती हैं उसका हम वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जटिल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ लो और इसे याद कर लो, बाकी आपकी मर्जी। यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक कैसा मान, प्रायोगिक मान। अभिक्रिया की कोटि 0, ऋणात्मक 1, 2, 3 या भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के लिए के मान सत्य हैं। अगर ऐसे हो गए भाई ये मान सत्य है, अशून्य है तो सत्य है, ऋणात्मक सत्य है, 1 सत्य है, 2 सत्य है, 3 सत्य है, अर्थात उपरोक्त मान सत्य हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक नहीं होती, 3 से अधिक नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। अणु संख्यता, अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की कुल संख्या अणु संख्यता कहलाती है। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। अणु संख्यता 0 नहीं होती, इसका मान भिन्नात्मक भी नहीं होता, इसका मान केवल 1, 2, 3 हो सकता है परंतु 3 से अधिक नहीं होता। यह एक सैद्धांतिक मान है। तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता व कोटि समान हो भी सकती है या नहीं भी, ठीक है। अगर उदाहरण से स्पष्ट करना हो कि समान होती है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि H2O2 क्षारीय माध्यम में 2H2O प्लस O2 बनाती है। तो यह अभिक्रिया निम्न 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में तो ये H2O2 प्लस I नेगेटिव बराबर क्या बनाती है, H2O प्लस IO, एक O निकल जाता है IO के साथ, तो ये धीमी होती है। द्वितीय पद में H2O2 प्लस IO बराबर H2O प्लस O2I
तीव्र पद में संपन्न होती है। उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2, क्योंकि वेग निर्धारक पद में 2 अभिकारक H2O2 व I नेगेटिव भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया की अनुसंख्यता 2 होती है। अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी होती है? 2 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता दोनों समान होती है। इस अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता दोनों ही क्या होती है? समान होती है। अगर पूछा जाए कि अगर अभिक्रिया की कोटि समान व अनुसंख्यता समान है, स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये करा हो कि भाई इस अभिक्रिया की कोटि भिन्न व अनुसंख्यता भिन्न है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं कि 2NO2 बराबर 4NO2 प्लस O2, यह 3 पदों में संपन्न होती है। N2O5 बराबर N2O3 प्लस O2, ये धीमी पद है। तो दूसरा पद में क्या होता है कि N2O3 बराबर NO2 प्लस NO, ये तीव्र पद है। इसके बाद तृतीय पद में क्या होता है? N2O5 प्लस NO बराबर 3NO, ये तीव्र पद होता है। उपरोक्त अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में इस अभिकारक अणु N2O5 भाग ले रहा है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि -1 है। अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या है? 2 है। इस अभिक्रिया की कोटि अनुसंख्यता भिन्न है। अब अगला क्वेश्चन, A प्लस B बराबर P। इस अभिक्रिया की कोटि A के संदर्भ में द्वितीयक तथा B के संदर्भ में प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो वेग समीकरण लिखना है। तो क्या ठीक है? तो अभिक्रिया वेग के लिए K बराबर A की घात 2 B की घात 1, क्योंकि A के संदर्भ में द्वितीय कोटि की थी और B के संदर्भ में प्रथम कोटि की। यदि वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया कोटि होती है, यानी जो वेग व्यंजक होता है, यानी ये इसमें जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता के ऊपर जो घाती होती है उनका योग यानी जोड़ कर दे तो अपने को अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। तो NO प्लस हाफ O2 बराबर NO2। वेग व्यंजक पद में लिखेंगे K बराबर NO, इसकी पावर मतलब इसकी घात ऊपर 2 O2 1। यह अभिक्रिया तृतीय कोटि की है। 2 + 1 3, तो एक ऐसी अभिक्रिया है तृतीय कोटि की। 2 + 1 3 होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप। चलो एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलूंगी आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही। फिर यदि वेग व्यंजक K है तो बराबर A x और B y, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? x + y होगी। तो चलिए आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कम से 1 घंटा हमने ये केमिस्ट्री पढ़ी, आगे और भी पढ़नी है तो उसकी नेक्स्ट वीडियो चलाती हूँ।